ब्रिटिशर अपना। और यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ प्रॉपर एकदम अपना 369 वर्ड्स में दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, जिसका जो है वजन था वो 14 kg था, और इसमें जो है टोटल 395 आर्टिकल्स थे, इसमें 8 शेड्यूल था, और इसमें 20 इस तरीके से लोग बोल दिए। अरे बात समझ में, खानदान बसा जहां पे हम सब लोग मिलजुल कर और अच्छे तरीके से रहें, जहां पे किसी भी तरीके का डोमिनेशन और डिस चुके हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग चलो अगर बात करें सबसे पहली बार तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक साहब जो है सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। के द्वारा जो है फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किया गया 1934 में। तो सर हम लोग को पता है कि ब्रिटेन जो है यानी कि जो यूरोप वाला पार्ट है, यूरोप वाले पार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि सारी यूरोपियन जो हैं वो इंडियन ओशियन के तरफ जो है अलग अलग कंट्रीज को क्या करके रखे थे? गुलाम बना करके रखे थे, याद है। और उसी दरमियान जो है यहाँ पे है साउथ अफ्रीका। तो जिस तरीके से मतलब इंडिया को कैप्चर करके रखा था ब्रिटिशर, उसी तरीके से सेम टू सेम जो है साउथ अफ्रीका को भी कैप्चर करके रखा था। लेकिन दिक्कत क्या आ जाता है कि इंडिया में ज्यादातर वो किस पर्पज से आया था? ट्रेड पर्पज से आया था, है ना। वो ट्रेड पर्पज से आया था, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में जो है सेटलमेंट ज्यादा नहीं किया था ब्रिटिशर अपना। और यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ प्रॉपर एकदम अपना खानदान बसा लिया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नर जनरल आते गए जाते गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ साउथ अफ्रीका में कि ब्रिटिशर आया तो, लेकिन मैक्सिमम ब्रिटिशर यहीं पे क्या हो गया? सेटल हो गया, ठीक है। अब कहानी को शुरू करते हैं। इसको तुम लोग ब्रेन में रखना कि ठीक है सर कि ब्रिटिशर जो है साउथ अफ्रीका में सेटल ज्यादातर हुआ इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ये देखो, पहले हम लोग शुरू करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है इनका? नेल्सन मंडेला, ठीक है। और ये जो है साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने। नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। और पहले हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में देखेंगे कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन हुआ, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बोलो यस, ठीक है। तो बात यह है कि सर हम लोग साउथ अफ्रीका का ही क्यों देख रहे हैं, इंडिया का तुरंत क्यों नहीं देख ले रहे हैं? तो रीजन ये है क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया का थोड़ा पुराना है इसके कंपैरिजन में। इंडिया को इंडिपेंडेंस पहले मिल गया 1947, और इसको बाद में मिला। कब मिला हम लोग स्टोरी आगे देखते हैं, ठीक है। तो कहानी कैसे चलेगा हम लोग का? पहले हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे, इससे रिलेट करेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत आसान और इजी चैप्टर है, और इसमें हैंड रिटेन नोट्स जो है बिल्कुल तुम लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो है शॉर्ट नोट्स में उतार दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद बुक पढ़ना कंपलसरी है, रीडिंग करना कंपलसरी है, ठीक है। आ जाओ। तो पहले कहानी आता है कि सर आप ये बताइए कि नेल्सन मंडेला थे कौन? तो साउथ अफ्रीका में क्या था कि वहां पे बहुत भारी मात्रा में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम क्या बोले अभी कि ब्रिटिशर ब्रिटेन से आकर के और साउथ अफ्रीका में सेटल होने का काम किया, जिससे ब्रिटिशर का भी जनसंख्या अच्छा खासा हो गया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन डोमिनेशन में अभी भी ब्लैक थे। डोमिनेशन मतलब डोमिनेशन नहीं, मेजोरिटी में अभी भी ब्लैक थे। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था। जो गोरे लोग थे वो सोचते थे कि जो कड़िया कलुट लोग हैं वो क्या है? इंफीरियर, यानी कि नीचा है, और हम लोग सुप्रीम हैं, ठीक है। तब आते हैं कहानी में नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? फाउट अगेंस्ट व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन। आ रहा है बात समझ में? व्हाइट डोमिनेशन, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन निकल गया, व्हाइट डोमिनेशन। ये जो है नेल्सन मंडेला, जो व्हाइट गोरों का जो डोमिनेशन था साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। इनका जो ड्रीम था, ये चाहते थे कि एक ऐसा सोसाइटी हो जहां पे हम सब लोग मिलजुल कर और अच्छे तरीके से रहें, जहां पे किसी भी तरीके का
डोमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो अगर सिंपली हम ये बोले कि नेल्सन मंडेला का ड्रीम क्या था, अ सोसाइटी वेयर ऑल लिव टुगेदर इक्वली। ठीक है, और अगर देखते हैं कि जब ये जो जैसे ही व्हाइट के खिलाफ लड़ाई छिड़ते हैं, वैसे ही जो है इनको उम्र कैद का सजा दे दिया जाता है 1964 में फॉर द अपोजिशन ऑफ एपरथाइड। अब इसको अपने ब्रेन में रखो और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि सर ये एपरथाइड था क्या। कम ऑन सर, नेल्सन मंडेला जैसे ही गोरों के प्रति जंग छिड़े, वैसे ही 1964 में इनको उम्र कैद का सजा सुना दिया गया। ठीक है, किस लिए? हाँ, एपरथाइड के अगेंस्ट जो है ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। 27 साल का सजा इनको होता है, कहां पे? रोबन आइलैंड में। कहां पे होता है बच्चों? रोबन आइलैंड में। तो अगर सिंपली हम तुम लोग से ये पूछे कि जो नेल्सन मंडेला है उनको कौन से आइलैंड पे रखा गया था? रोबन आइलैंड। कितने साल का सजा? 27 ईयर्स का सजा कब मिला था? 1964 में मिला था। क्यों मिला था? फॉर द फाउट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन या फिर एपरथाइड। आ रहा है बात समझ में? इस बोर्ड का पूरा बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, ये जो है 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। कम ऑन, इससे सब कुछ याद हो गया। नेल्सन मंडेला जो है एपरथाइड क्या था सर? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा था, उसके खिलाफ ये लड़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1964 में इनको 27 साल का सजा होता है, जिसमें रॉबन आइलैंड में इनको रखा जाता है और ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। बोलो बात समझ में आ गया क्या? एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करना है। नेल्सन मंडेला का ड्रीम क्या था? द सोसाइटी वेयर ऑल लिव इक्वली। कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? एपरथाइड समझ में आ गया बच्चों? देखो यही है नेल्सन मंडेला। ये जो है 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म होता है और 5 दिसंबर 2013 को जो है, अभी 13 में 2013 में ये जो है स्वर्गवास हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग। तो बात ये है कि सर आप उस टाइम बोले थे एपरथाइड को ध्यान में रखना। अब एपरथाइड था क्या? देखो, तो एपरथाइड जो है एक तरीके का क्या था बच्चों? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पता है हम लोगों को? कलर के रूप में भेदभाव। अब देखो एपरथाइड क्या था? इट इज ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सोसाइटी जो है वो स्किन कलर पे डिवाइडेड था। ठीक है, जो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोसाइटी स्किन कलर पे डिवाइडेड था, जैसे ब्लैक, कलर्ड और इंडियन। ब्लैक कौन थे? ब्लैक साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे। कौन थे बच्चों? साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे, यानी जो जहां मतलब वैसे लोग जिनका जन्म स्टार्टिंग में ही साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कलर्ड कौन थे? कलर्ड का मतलब होता है मिक्स रेसेस। मिक्स रेसेस का मतलब ना ज्यादा गोरे ना ज्यादा काले। और उसके बाद जो है इंडियंस थे। इंडियंस मतलब कौन? जो इंडिया से माइग्रेट होकर के कहां गए थे? साउथ अफ्रीका में गए थे। तो सिंपली अगर तुम लोग से ये पूछें कि उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका का सोसाइटी था वो किस बेसिस पे डिवाइडेड था? स्किन कलर बेसिस पे डिवाइडेड था। कितने लोग थे? ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इसमें क्या था एपरथाइड सिस्टम में? अगर पूछेगा डिस्क्राइब ऑल अबाउट अपार्थाइड सिस्टम या फिर व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम, या फिर नेल्सन मंडेला जो है किस सिस्टम के खिलाफ लड़े थे उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, एक एक पॉइंट छाप के एग्जाम में आ जाना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था बच्चों कि जो व्हाइट थे, व्हाइट वो जो है सारे नॉन व्हाइट को इंफीरियर मानते थे और नॉन व्हाइट को वोटिंग देने का अधिकार नहीं था इस सिस्टम के तहत। आ रहा है बात समझ में? कि जितने भी गोरे लोग थे वो काले लोग को कलुआ बोलते थे और बोलते थे कि एक कलुआ, तुमको जो है वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। आ रहा है बात समझ में? लेकिन जब इतना, अब तुमको पता है इसमें बहुत सारा चीज था। इसमें बहुत सारा चीज कैसे था बताते हैं।
ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था कि मतलब व्हाइट के एरिया में ब्लैक जा नहीं सकता है, उसके बस में नहीं बैठ सकता है, स्कूल में साथ नहीं पढ़ सकता है, साथ में खाना नहीं खा सकता है। मतलब कि जो अनटचेबिलिटी भारत में था, सेम टू सेम साउथ अफ्रीका में ये कलर बेसिस पे था। आ रहा है बात समझ में? ठीक है ना। देखो ब्लैक क्या थे कि ब्लैक जो है व्हाइट के एरिया में नहीं रह सकते थे। ये रूल था कि ब्लैक जो है व्हाइट के एरिया में नहीं रह सकते थे। अगर उनको काम करना है तो उनको परमिट की आवश्यकता होती थी। क्या होती थी बच्चों? उनको जो है परमिट लेना पड़ता था गोरों से कि नहीं नहीं भैया प्लीज हमको काम करने दीजिए अपने एरिया में। बस में, ट्रेन में, स्कूल में, हर जगह जो है गोरे अलग और काले अलग, यानी कि सेपरेट रखा गया था सब चीजों का। और जो है जब इतना ज्यादा कालों के साथ, नेटिव पीपल के साथ जब इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बच्चों, फिर भी जो है कालो का कोई अधिकार नहीं था। कालो मतलब ये गलत वर्ड तो गलत है कालो, मतलब कि जो नेटिव पीपल था, जो इन सिस्टम है ना, ब्लैक नॉन व्हाइट बोलेंगे, कालो थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है ना, नॉन व्हाइट, जो नॉन व्हाइट जो लोग थे उनको ना ही प्रोटेस्ट करने का अधिकार था, ना ही पार्टी बनाने का अधिकार था, और ना ही आवाज उठाने का अधिकार था। यानी कि इतना ज्यादा भेदभाव होने के बाद लॉ ऐसा बनाया गया था व्हाइट के द्वारा, व्हाइट मतलब ब्रिटिशर के द्वारा, कि ये लोग जो है बिल्कुल कुत्तों वाली जिंदगी जिएंगे, इनको बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा कुत्तों जैसा, लेकिन इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। बताओ बात समझ में आ गया पूरा पूरा? यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है बच्चों? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो ये है ना, ये क्या है, ये गूगल से निकाला गया और तुम लोग के पेपर में भी, उसमें बुक में भी दिया गया है ना, व्हाइट एरिया है ना। ये जो एरिया है किसका एरिया है? ये व्हाइट एरिया का एरिया है। फिर बाद में जब होता है ना कि आदमी आखिरकार बर्दाश्त कब तक करे, है ना, आदमी आखिरकार बर्दाश्त कब तक करे, तो लोग उसके बाद जो है बच्चों प्रोटेस्ट करने लगे, है ना, बॉयकॉट एपरथाइड, बॉयकॉट एपरथाइड। तो एपरथाइड एक नया वर्ड है तुम लोग के लिए, और ये किसके अकॉर्डिंग आसपास घूम रहा है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस सोसाइटी जो स्किन कलर पे डिवाइडेड है उस पे। बिल्कुल मेरी बातों को अंदर जाने दो, ठीक है, मत रोको, बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट करके और सुनते जाओ। 100% चीज क्लास में ही याद हो जाएगा। कोशिश करो कि बोर्ड को बिल्कुल स्कैन कर लिया जाए, है ना, बिल्कुल स्कैन कर लिया जाए, कॉन्सेंट्रेट करो 100% अपना। अब देखो, तो अब पानी जो है सर के ऊपर चल गया था, और उसके बाद एपरथाइड के खिलाफ जो है स्ट्रगल होने लग गया। 1950 में प्रोटेस्ट, मार्च, स्ट्राइक जो है स्टार्ट होता है, और एक कांग्रेस बनाया जाता है, एक पार्टी बनाया जाता है जिसको कहा जाता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये पूरे प्रोटेस्ट को, मार्च को, स्ट्राइक को जो है ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही लीड करने का काम कर रहा था। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रगल अगेंस्ट एपेटाइड, एपेटाइड के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ा गया था और जिसको लीड किया जा रहा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, उसमें जो है वर्कर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी आकर के योगदान देता है अपना। और बात यह है कि जैसे हम लोग इंडिया में पढ़े कि सारा ब्रिटिशर तो पगला नहीं था, है ना, अगर मान लेते हैं 100%, तो 100% में से 98% तो पगला था, लेकिन मान के चलते हैं 2% भी था ना जो जिसके दिल में थोड़ा दया था कि नहीं यार इनके साथ गलत हो रहा है। तो कुछ कुछ व्हाइट भी आकर के इंडिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जुड़ते हैं। और तो और जब इतना भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लग गया, स्ट्राइक होने लग गया, तो 1964 के आसपास या फिर उससे आगे 1970 के आसपास जो है इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ने, दबाव देने लग गया ब्रिटेन पे कि नहीं यार जो तुम कर रहे हो ना साउथ अफ्रीका में वो बिल्कुल गलत है और उसको रोका जाना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर है ना, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अभी अभी है। जैसे अभी कोई भी चीज होता है तो सबसे पहले, अगर ह्यूमन पे कोई भी चीज होता है, गलत होता है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन आता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। पता है ना ये बात? तो उस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर साउथ अफ्रीका पे आने लग गया, ब्रिटेन पे आने लग गया, गोरों पे आने लग गया, ठीक है, कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो अनजस्ट है। और फाइनली जो है नहीं, लेकिन अब इतना ज्यादा होने के बाद
एकदम जो जितने भी व्हाइट कम्युनिटी थे वो बिल्कुल चिढ़ गए थे। चिढ़ने के बाद लोगों को पकड़ रहे थे और पकड़ पकड़ के जो है उनको भारी मात्रा में टॉर्चर कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे, मार रहे थे। कबे काले तू प्रोटेस्ट करेगा या नहीं? आओ, मार रहे थे पटक पटक के, ठीक है ना? कौन? ब्रिटेन गवर्नमेंट या फिर व्हाइट कम्युनिटी। आ रहा है बात समझ में ना? तो स्ट्रगल हुआ, लेकिन फिर भी जो है नॉन व्हाइट कम्युनिटी जो है फिर भी नहीं रुका। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नहीं रुकता है और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट जारी रखता है। और फाइनली जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है साउथ अफ्रीका में, है ना, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो व्हाइट को ये रियलाइज होता है कि भाई हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आई होप कि अब इसके बाद तुम लोग जो है नोट्स अपना लिख लोगे, प्रॉपर लिख लोगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटेस्ट होता है बहुत भारी मात्रा में और व्हाइट को रियलाइज होता है कि अब हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब जो है वो लोग घुटने पे आ गया था, इतना ज्यादा भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ कि, ठीक है ना। इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन लॉ को खत्म कर दिया गया। नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया गया 28 इयर्स के बाद 1990 में, ठीक है। 28 इयर्स के बाद यानी कि 27 ईयर तक वो जो है जेल में रहते हैं। अब जरा सोचो कि कितना शानदार पर्सन होगा कि जो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए अपने जिंदगी का 27 साल जेल में बिता दिया, है ना। 27 इयर्स जेल में बिताता है ये। और फाइनली नेल्सन मंडेला को छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 1990 में। याद है 1964 में इनको कैद कर लिया गया था रोबन आइलैंड में, ठीक है। उसके बाद 26 अप्रैल 1994 न्यू नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग के एग्जाम में कि साउथ अफ्रीका का नया नेशनल फ्लैग कब होस्ट किया गया? 26 अप्रैल 1994, है ना। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और एपर्थाइड सिस्टम को खत्म करके एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को बनाया गया। बताओ, बात समझ में आ रहा है ना? एपर्थाइड सिस्टम को खत्म करके एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को बनाया गया। तो अगर बात करें कि देखो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग रहा है। अब जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो व्हाइटों को लगा कि नहीं यार अब हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन का जो लॉ था उसको खत्म कर दिया। नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया, है ना। उसके बाद जो है पहली बार नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया 26 अप्रैल 1994 को और एपर्थाइड सिस्टम को खत्म कर दिया गया। कोई इश्यू तो नहीं है, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ रहा है। अब देखो अगर बात करें नेल्सन मंडेला का, तो इनका सोच बहुत शानदार था। सोच कैसे शानदार था सर? तो नेल्सन मंडेला बोलता था कि भैया देखिए, मानते हैं कि व्हाइट हम लोग के साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम लोग हमारे मन में व्हाइटों के प्रति कोई भी दुर्भावना या फिर बदले की आग नहीं रहना चाहिए। आ रहा है बात समझ में ना? नहीं समझ में आ रहा है बात? इजी है ना? ठीक है। तो व्हाइट से बोला, ब्लैक को क्या बोला कि व्हाइट से रिवेंज आप लोग को नहीं लेना है। नेल्सन मंडेला डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें हर एक रेसेस के लोगों को क्या मिलेगा? इक्वालिटी मिलेगा, जिसमें मेन और वुमेन के राइट को इक्वल रखा जाएगा और एक सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स बनाया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं? इनका क्या कहना है कि नेवर एक्सक्लूड एनीवन, कम ऑन, नेवर एक्सक्लूड एनीवन, डोंट ट्रीट एनीवन एज डिमोन। डिमोन का मतलब नीचे, अपने से नीचे किसी को ट्रीट मत करो। एवरीवन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आ रहा है बात समझ में? ये नेल्सन मंडेला का सोच था कि किसी को इग्नोर मत करो, किसी को हटाओ नहीं, क्योंकि सबका अपना एक स्वाभिमान, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और सबका अधिकार है कि सॉल्यूशन में आकर के पार्ट ले। इस कारण से वो बोलते हैं कि हम लोग एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें हम लोग एक सोशल और ह्यूमन जस्टिस रखेंगे, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। हम लोग मेन और वुमेन के को इक्वली ट्रीट करेंगे। हम लोग सारे जो है रेसेस को इक्वली ट्रीट करेंगे। बताओ, बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहां तक बात समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। उसके बाद देखो यहां पे,
उसके बाद देखो बच्चों, यहां पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग को क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को देता है एक्सटेंसिव राइट टू ऑल सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को सिटीजन होने का अधिकार देता है। और मतलब कि जैसे कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था, एस ए मतलब साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो है सिटीजन को बहुत सारा क्या एक्सटेंसिव राइट्स देता है। और ये जो है बाकी सारे कंट्री से ज्यादा जो है साउथ अफ्रीका में राइट देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। आ रहा है बात समझ में? यानी कि जब बाद में साउथ अफ्रीका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है बच्चों, दिमाग के कच्चों, तो होता क्या है कि जितने भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा राइट्स जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो है कोई भी जो है किसी का भी एक्सक्लूजन नहीं होगा, सब कोई इंक्लूड होंगे, और जो है पास्ट मिस्टेक को जो है हम लोग भूल जाएंगे और सबको माफ कर देंगे। ये था स्पिरिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। और नेल्सन मंडेला अपने साउथ अफ्रीका को बोलते हैं रेनबो नेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेनबो नेशन बोलने का काम करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो अगर सिंपली हम ये बोले, दिख रहा है ना, देखो अगर सिंपली हम ये पूछें कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है? राइट्स ज्यादा है, और इनका देखो ये क्या बड़ा शानदार सा सिद्धांत, कितना शानदार ये लोग दिए। अगर हम लोग बात करें रेनबो नेशन, साउथ अफ्रीका कॉल्ड देयर कंट्री, साउथ अफ्रीकन कॉल देयर कंट्री अ रेनबो नेशन। बोलते हैं कि हमारा कंट्री जो है रेनबो नेशन है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, कलर्स, रिलीजन्स एक साथ मिल करके जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हम लोग मिल करके रहेंगे। आ रहा बात समझ में? रेनबो में बहुत सारा कलर होता है कि नहीं होता है? होता है ना बहुत सारा कलर रेनबो में। तो इस कारण से जो है ये बोले कि हमारे कंट्री में, साउथ अफ्रीकन बोलते थे कि हमारा कंट्री जो है रेनबो कंट्री बनेगा। इसमें हमारे कंट्री में सारे कलर्स के लोग, सारे जो है रिलीजन के लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आकर के रहेंगे। मंडेला बोलते हैं क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंबर द पास्ट सो इट नेवर रिपीट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और यही सारा चीज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे कि हम लोग को जो 100 साल 200 साल तक जो राइट्स नहीं मिला था, वो सारे राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। बोलो यस, सबको बात समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं, ठीक है। मंडेला बोलते हैं कि हम लोग एपर्थाइड सिस्टम को अभी फेस करके आए हैं, है ना, तो हम लोग को पता है कि ये हम लोग को आगे रिपीट नहीं करना है। और क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ए कैरेक्टर फॉर फ्यूचर, कंट्री बिलोंग इक्वली टू, हाँ ठीक है, हाँ चार्टर है, कैरेक्टर नहीं है, सॉरी चार्टर है, कैरेक्टर हम पढ़ लिए, चार्टर है। तो चार्टर मतलब क्या? चार्टर का मतलब राइट्स होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें जो है सभी ब्लैक, सभी व्हाइट, सभी रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, सभी लोगों को अधिकार दिया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बताओ व्हाट इज रेनबो नेशन, तो क्या हम लोग लिख लेंगे एग्जाम में? बोलो यस, ठीक है। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? देखो आगे, अब बात यह है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन, अब थोड़ा सा हम चीटिंग कर लिए हैं क्योंकि हाथ में दर्द हो गया था लिखते लिखते, है ना, तो सीधा पीडीएफ से क्या कर लिए हैं? पेस्ट कर लिए, है ना। चलो, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्या है? तो अगर हम लोग साउथ अफ्रीका का बात करें बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो व्हाइट और ब्लैक है, इन दोनों में मतलब ब्लैक जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा था, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे कहानी बिल्कुल आसान लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है बीच में, और लैंग्वेज भी हम बहुत इजी करने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना। बाकी बुक रीडिंग करना मजा आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बच्चों, बात ये कि सर आप ये बताइए कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की आखिरकार जरूरत क्यों थी। तो अगर बात करें सिचुएशन साउथ अफ्रीका का, तो हम लोग देखें कि जो ऑपरेसर था व्हाइट और जो ऑपरेस्ड था ब्लैक, मतलब कि व्हाइट जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था ब्लैक के साथ,
ये सभी जो है हैड टू लिव टुगेदर आफ्टर एपर्थाइड इंडेड, है ना। इसके बाद जो है एपर्थाइड जब इंड होता है तो दोनों साथ में मिलकर के रहने लगते हैं। बोथ ग्रुप्स हैड फियर्स। क्या फियर था सर? ब्लैक क्या था कि ब्लैक जो है वांटेड मेजोरिटी रूल्स प्लस सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट। व्हाइट क्या चाहता था? वांटेड टू कीप प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेज। अब देखो, अगर हम बात करें कि साउथ अफ्रीका में बच्चों एपर्थाइड सिस्टम मान लो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ब्लैक क्या चाहेगा? ब्लैक तो ये चाहेगा अरे हम लोग मेजोरिटी में हैं, तुम लोग उतना जो एथी किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, उसका भरपाई कौन करेगा? और व्हाइट क्या चाहेगा कि जो 100 साल से मेरा चीज हमरे तो रहेगा कि तुम्हारा हो जाएगा, जैसे मेरा कलम है तो मेरा ही ना रहेगा, हम क्यों शेयर करें? दैट्स व्हाई साउथ अफ्रीका नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन। आ रहा है बात समझ में ना? समझ में आ रहा है बात? हेलो, क्या हो गया? फोकस है। अब दोनों के बीच में, अब दोनों के बीच में मतलब कि ब्लैक प्लस व्हाइट, ब्लैक प्लस व्हाइट दोनों के बीच में क्या होता है? एक डील होता है, मतलब समझौता होता है। और एक बात बताएं, ब्लैक और जो व्हाइट है बच्चों, दोनों जो है यहाँ पे बहुत ही सिंसियरली काम करते हैं, और सिंसियरली काम करने के बाद ये दिखा देते हैं कि हाँ, अगर हम लोग बैठ करके सारे मुद्दों को समझें, उसका सल्यूशन करें, तो बहुत ही खूबसूरत सा चीज निकल करके आ सकता है। और दोनों ब्लैक और व्हाइट दोनों बैठ करके आपस में बात करते हैं, और बात करने के बाद एक बहुत शानदार सा वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बनाते हैं, है ना। एक बहुत ही शानदार सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हर किसी को राइट्स दिया गया और हर किसी को इक्वल रखा गया। इसमें बताओ, बात बिल्कुल आसान सा लग रहा है। तो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि साउथ अफ्रीका में जब एपर्थाइड इंड हो जाता है तो क्या सिचुएशन था, ठीक है। फिर दोनों शांति से बैठ करके लेकिन बात करके और इसको ठीक करते हैं। अब देखो, अगर बात करें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एग्जाम में आया कि बताओ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स दैट एवरीवन मस्ट फॉलो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है बच्चों? रूल्स देता है, और ये ऐसा रूल्स है जो कि सब के लिए बराबर है, इक्वल है। यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बुक या फिर सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीवन, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक एक बुक है, कॉपी है, एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं जो सभी को फॉलो करने हैं, और एक कंट्री कैसे रन करेगा ये भी प्रॉपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अब बात यह है कि इसमें कौन कौन सा रूल्स लिखा हुआ है सर? तो लिखा हुआ है कि रूलर्स जो है, हाउ रूलर्स आर चूजन, रूलर्स को कैसे चूज करना है। इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि क्या क्या जो है सिटीजन के राइट्स होते हैं, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर और चेंज इट इजिली। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम रोल प्ले करता है कंट्री में, और कोई भी इसको जो है चेंज नहीं कर सकता है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें एक सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा, जिसके अंडर सारा रूल्स लिखा रहे कि लीडर्स को कैसे चुनना है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, हम लोग का क्या क्या राइट्स है। यस और नो? बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो तुम लोग यहाँ इसको छाप लोगे। यस और नो? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कंट्री। सर हम लोग व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए, हम लोग ये भी देख लिए सर कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना। यस और नो? हाँ, आगे आएगा वो। अब देखते हैं कि सारे कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। तो अगर बात करें, नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री नीडेड इट। यस और नो? बिकॉज पीपल ऑलवेज हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। जैसे हम लोग का क्लास जो अभी है, तो किसी मुद्दे पे जो है, किसी मुद्दे पे तुम्हारा कोई और
इंटरेस्ट और डिसीजन रहेगा, तुम्हारा कुछ और रहेगा, तुम्हारा कुछ और रहेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प क्या करता है कि जो डिफरेंसेस है उसको मैनेज किया जा सके और ट्रस्ट को बिल्डअप किया जा सके, ट्रस्ट को बिल्डअप किया जा सके। नॉट ओनली गवर्नमेंट, एवरी क्लब, सोसाइटी, यूनियन नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, राइट, तो एक रूल क्या है कि सबको यूनिफॉर्म में आना है, सबको अपना होमवर्क करके आना है, ठीक है। अलग बात है कि कोचिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो थोड़ा सा लिबरल हो गया है कि चलो कोई बात नहीं, कल कहीं बच्चे का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो होमवर्क करके नहीं आता है ना, थोड़ा सा लिबरल है, थोड़ा सा सपोर्टिव है ना, नहीं तो मार मार के तब गर्दा मचा देते हैं अभी। हाँ, यूनिफॉर्म क्या है तुम्हारा? संडे है तो क्या, संडे है तो क्लास तो चल रहा है ना, ठीक है। आ रहा बात समझ में? हर एक क्लब, हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक रूल्स लिखा हुआ है। जैसे है ना, क्लास में भी है कि आपको आकर के यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको वल्गर वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, आपको जो है फ्रेंडशिप का माहौल बना करके रखना है, ठीक है। तो हर चीज जो है, हर कंट्री को ये जरूरत है। बताओ, बात समझ में आ रहा सभी को? अब देखो, अगर बात करें, ये एग्जाम में आता है, इसे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बात करें सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, सबको बात समझ में आ रहा है ना? जो मेन फंक्शन है क्या, पीछे हम लोग क्या पढ़े बच्चों, पीछे हम लोग पढ़े कि सारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे जरूरत है, उसके पीछे हम लोग पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है जिसमें सारे लोग जो है पीसफुली साथ में रह सके। कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट बनाया जा सकता है और किसके पास जो है पावर है डिसीजन लेने का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट के पावर को लिमिट भी करता है। पहला क्या सर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोसाइटी में सबको मिल करके रखने का एक कंडीशन और एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगा, ये बताता है कि किसके पास पावर रहेगा, ये बताता है कि गवर्नमेंट को क्या नहीं करना है, यानी कि गवर्नमेंट को पावर दे भी रहा है और लिमिट भी कर रहा है उसको, और तो और एक्सप्रेसेस एस्पिरेशन, और ये जो है हमारे सोसाइटी का आइडियाज को दिखाता है। ड्रीम ऑफ द पीपल फॉर अ गुड सोसाइटी, यस और नो, कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि सोसाइटी कैसा होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में आएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, पहले आएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हम लोग लिख लेंगे कि इट इज अ रूल ऑफ बुक, ठीक है, जिसमें सबको इक्वली जो है रह सके। उसके बाद क्या आएगा, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लिख सकते हैं ये जो है क्रिएट करता है कोऑर्डिनेशन, जिससे लोग जो है एक साथ रह सके। ये जो है गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट बनेगा इसको बताता है। ये जो है गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है और जो है एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है कि हमारा सोसाइटी कैसा होना चाहिए या लोग क्या चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी कैसा हो। इजी? क्या हो गया, ऐसे मरा जैसे क्यों बैठा है? थोड़ा एक्टिव फोकस कर, सीधा बैठ जा। नींद आ रहा है? बताएं हम। अब देखो, अगर बात करें, ज्यादा खाना खा लिया है, क्या खाना खाया है? अच्छा, मछली भात खाया, पापी इंसान। अब देखो, पापी इस कारण से बोल रहे हैं कि अकेले अकेले खा लिया, इस कारण से नहीं कि नॉनवेज खाया। इधर आ रहा एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, अगर बात करें अमेरिकन रेवोल्यूशन का, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, चुड़वा ब्रिटेनवा सब पे कब्जा करके रखा था, ठीक है, मैक्सिमम पीछे कब्जा। देखते हैं उधर इंडोनेशिया में भी जाता है, वहां भी कुछ कुछ एरिया को कैप्चर करके रखा है, साउथ अफ्रीका, अमेरिको के, दिख रहा है, सब जगह से पैसा खखोर खखोर के अपना देश को अमीर बना लिया चोरवा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मोनार्की को किस तरीके से खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, हाँ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट दिखाऊं, अरे पता है लाओ ना, दो ना। ये मेजर लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक दो और है,
देखो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख लिए प्रॉपर। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है। फिर एक बचा हुआ है गाइडलाइन और फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म। पकड़ो। अब देखो, अगर बात करें मेकिंग ऑफ इंडियन, इस देखो ये पढ़ने के बाद बुक को रीडिंग करना कंपलसरी है। जो बच्चा बुक रीडिंग नहीं करेगा उसको जिंदगी में कभी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में, ठीक है, कभी भी नहीं। वो सोचने का क्षमता डेवलप नहीं कर पाएगा। देखो बुक से इजीएस्ट वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझ गए तुम लोग, जा करके 2 बार 3 बार बुक को आराम से बैठ करके रीड करो, कम से कम 2 घंटा दो इस चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर को कम से कम 2 घंटा दो, ठीक है ना। अरे अभी तो बहुत समय है, टाइम क्या देख रही है तू। आ जाओ बच्चों, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो देखो इसमें हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा, कि लाइक साउथ अफ्रीका इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेड इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। हम लोग को पता है सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जो है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जो है बनता है। इंडिया हैड जस्ट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम 1947, हम लोग को पता है। कंट्री वाज डिवाइडेड, ठीक है, पार्टीशन में। हाँ देखो, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में बनता है। हम लोग देखते हैं कि जब पाकिस्तान छोड़वा मुस्लिम लीग का नेता जिनवा जब नाच रहा था कि पाकिस्तान दो पाकिस्तान दो पाकिस्तान दो, तब हम लोग देखे कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, इतना बड़ा दंगा होता है, इतना बड़ा जो है दंगा होता है। हम लोग देखिए इसमें, हम लोग फिर इसमें क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन दिया गया। जैसे जो प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है पता है, राजा रजवाड़ा, जिस एरिया पे राजा लोग रूल कर रहे थे अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट दैट हैड टू चूज इन वेदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंट। देखो सुनो मेरी बात, अगर हम लोग ये बात करें बच्चों शांत, अगर हम लोग बात करें प्रिंसली स्टेट के, ठीक है, तो ब्रिटिशर क्या बोलता है कि ठीक है हम भारत को आजाद कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट है जिसपे राजा लोग रूल कर रहे हैं, इसको टोटल 3 ऑप्शन देता है। 3 ऑप्शन बोलता है कि या तो आप इंडिया में रह जाइए आपका मन है तो, या तो आप पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, और आपका ज्यादा अच्छा मन है तो आप जो है अलग कंट्री बना सकते हैं, अलग कंट्री बना सकते हैं। सोचो कितना गजब हो जाता। तो फिर कहानी में अलग बात है कि आते हैं सरदार पटेल और सबके दूध थप दे क्या मिलाते कि चलो इधर आओ यूनियन बनो यूनियन, तो फिर जाके इंडियन यूनियन बनता है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बिगन बीइंग रिटेन द फ्यूचर, हटाओ। अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखना प्रारंभ करते हैं लोग, तो बात ये कि सर आप ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कौन, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लोग, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखता है, राइट। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया। अगर बात करें एडवांटेज फॉर इंडिया, इंडिया के साथ क्या एडवांटेज था कि अनलाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑलरेडी हैड अ क्लियर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग स्टार्टिंग से ही जब मतलब अत्याचार जब ब्रिटिशर कर रहा था हम लोग पे ना, तो हमारे माइंड में सेट था कि ना भाई जाएगा ना चुड़वा तो डेमोक्रेसी हम लोग लाएंगे, हम लोग डेमोक्रेटिक रूल में रहेंगे। एग्रीमेंट डेवलप ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट नॉट जस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। मतलब ये भी था कि मतलब जो भी मूवमेंट किया जा रहा था ना इंडिया के द्वारा, वो सिर्फ इसलिए नहीं था बच्चों कि ब्रिटिश रूल को खत्म किया जाए, बल्कि वो इसलिए भी था कि हम लोग जो सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। क्योंकि देखो ना, ब्रिटेन जब भारत में आया, ठीक है, आज जब प्रॉपर 1757 में जब कैप्चर कर लिया प्रॉपर, है ना, मतलब प्लासी हुआ, और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होता है तो प्रॉपर ये जो है दीवान बन जाता है और वहां से पूरा जो है कैप्चर करना शुरू कर देता है। तो इससे पहले भी अगर बच्चों हम लोग बात करें तो 1526 में मुगल्स आता है, यानी बाबर आता है 1526 में भारत में, और भारत में मुगल आने के बाद
जो है प्रॉपर 1526 से लेकर के 1757 तक देखा जाए तो मुगलों का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहता है। यानी कि लोग जो है, लोगों को ये आदत है कि राजा के अंडर में रहे। तो एकाएक कभी भी डेमोक्रेसी सब एथी कर पाएगा जी? नहीं कर पाएगा, है ना। यानी जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो राजा के अंडर में रहा है, मोनार्की के अंडर में रहा है। तो जो लीडर्स हमारे थे, जो शानदार, जो ब्रिलियंट माइंड के जितने भी लीडर्स थे, उनके माइंड में ये था चीज कि डेमोक्रेसी बनाना है, यानी गवर्नमेंट को बनाना है। और गवर्नमेंट एकाएक तो नहीं बन सकता है ना, तो धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट के थ्रू जो है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का काम किए। सबसे पहली बार 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। थोड़ा अंदर घुसे, चलो। अगर बात करें सबसे पहली बार तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक साहब जो है सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। सबसे पहली बार कौन किया? 1895 में बीजी तिलक साहब जो है डिमांड करते हैं। आ रहा है बात समझ में? उसके बाद अगर बात करें 1922 में महात्मा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अपने मैगजीन यंग इंडिया मैगजीन में जो है। हालांकि ये सब बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो। उसके बाद जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करते हैं। और फाइनली जो है 1931 में कराची सेशन में कांग्रेस भी जो है बोलता है कि नहीं नहीं, हमको भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली बोल रहा है, लेकिन याद रहे ये सब अनऑफिशियल डिमांड था। ये जो कुछ भी हो रहा था ये ऑफिशियल डिमांड नहीं था, अनऑफिशियल डिमांड था। जैसे 1895 में जो बीजी तिलक जो डिमांड करते हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक जो डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों, वो जो है स्वराज बिल में करते हैं, स्वराज पत्रिका में करते हैं। ये कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। 1922 में अपना मैगजीन यंग इंडिया में जो है 1922 में महात्मा गांधी अपने मैगजीन में बस डिमांड करते हैं। 1928 में ड्राफ्ट तैयार करते, ये भी ऑफिशियल नहीं था। फिर 1931 में जो है 1931 में कराची सेशन में सबसे पहली बार जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, इनके बारे में डिस्कस किया गया। और तुमको एक बात बताएं, पहला जो ऑफिशियल डिमांड था बच्चों वो 1934 में था। हाँ 1934 या 1935 के आसपास था, 1934 में ही था। एमिन रॉय के द्वारा जो है पहला ऑफिशियल डिमांड किया गया। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ एमिन रॉय था। हाँ 100% सही है। एमिन रॉय के द्वारा जो है फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किया गया 1934 में। अब उसके बाद जो है 1938 में अगर बात करें, सब बस ध्यान में रखना, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। 1938 में जब, अब ये पहला ऑफिशियल डिमांड था ये कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर जेएल नेहरू जो है अब एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है न्यू हेराल्ड जो है अपने न्यूज़पेपर में दूसरा बार वो जो है डिमांड करते हैं ऑफिशियल डिमांड, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश रूल आल्सो गेव इंडियन सम एक्सपीरियंस विथ लेजिस्लेचर्स। हम लोग को पता है कि 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इलेक्शन का पार्ट बनता है और सीट जीत भी जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक्सपीरियंस हो चुका था कि लेजिस्लेचर कैसे काम करता है या फिर कैसे काम कर रहा था उस टाइम पे। इंडियन लर्न फ्रॉम कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन, दिस हेल्प डिजाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग के ऊपर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इतना ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं उसको, इतना ज्यादा
अत्याचार किया गया कि हम लोग को पता था ये चीज कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम लोग को उसमें क्या क्या चीज डालना पड़ेगा, यस और नो, क्या क्या चीज डालना पड़ेगा। तो ये रहा एडवांटेज फॉर इंडिया। आ रहा है बात समझ में? एडवांटेज क्या था कि साउथ अफ्रीका के जैसे इंडिया में भी लोगों को ये पता था कि उनको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है और अपने मूवमेंट के थ्रू जो है, अपने मूवमेंट के थ्रू लोग जो है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का भी काम कर रहे थे। 1928 में पहली बार मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। 1931 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन, एडल्ट फ्रेंचाइजेज और इक्वालिटी का बात करता है। फिर हम बताएं तुमको कि इधर थोड़ा थोड़ा चीज बताएं कि 1934 में पहला ऑफिशियल डिमांड रखा गया था। 1938 में फिर जवाहरलाल नेहरू डिमांड करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये भी एडवांटेज था इंडिया का कि 1937 में जो इलेक्शन होता है उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़ चढ़ के सीट जीतता है और इसमें लेजिस्लेचर का भी बहुत सारा योगदान रहा। मतलब कि उसको पता था कि लेजिस्लेचर कैसे रन हो रहा है इंडिया में, और क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन के बाद हम लोग को पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन किया जाना है। अगर बात करें इंडिया जो है कहां कहां से जो है आइडियाज लिया है या फिर कहां कहां से क्या क्या चीज हम लोग जो है लिए हैं आइडियाज के तौर पे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग क्या सीखे हैं? तो सीखे हैं आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। तो सिंपली अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख करके लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी पार्लियामेंट वाला सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन से। यूएसए से लिया गया है बिल ऑफ राइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। बताओ बात सबको समझ में आ रहा है बच्चों? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। आ जाओ। रशिया से लिया गया है सोशलिज्म और सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी लिया गया है, और लीडर्स डिड नॉट जस्ट कॉपी, दे अडॉप्ट आइडिया टू सूट इंडिया। यानी कि ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नहीं यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी करके और एक जगह कंपाइल करके और टोटल जो है 1,17,369 वर्ड्स में दुनिया का सबसे लेंदियस्ट जो है, सबसे लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, जिसका जो है वजन था वो 14 kg था, और इसमें जो है टोटल 395 आर्टिकल्स थे, इसमें 8 शेड्यूल था और इसमें 22 पार्ट्स था। इस तरीके से लोग बोल दिए। अरे बात समझ में? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बात बात में तुमको हम ये भी बता दिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना वर्ड लिखा गया है। 1,17,369 वर्ड लिखा गया है, जिसमें टोटल जो है 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो है 14 किलो का है, 14 kg का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लोग बोल रहे हैं कि तो इसी बना दिया, सब कट कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सीखे हैं और सीखने के बाद उसमें बहुत सारा चीज को चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी। आ रहा बात समझ में? यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं? आइडिया ऑफ लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फर्टिनिटी क्या है। और प्रियम्बल में हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ब्रिटेन से हम लोग देखें कि वहां पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कैसे रूल कर रहा है, उसको हम अपने यहां लेकर आए। अरे बात समझ में? हम लोग हर जगह से बस आइडिया लिए हैं और अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी उसको फिट करते गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और फाइनली हमारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, कब बन के रेडी हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हुआ था। 1949 को बन करके रेडी हुआ था, और उसको फाइनली जो है अप्लाई किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना? आ जाओ। तो ये सब चीज हम लोग देखें। तुमको पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 14 किलो का है, और उसको अभी भी दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हीलियम केस में बंद करके रखा गया है। हीलियम केस, हाँ। अरे इतना बड़का बड़का उसका पेज है जी, इतना बड़ा बड़ा पेज है, ऐसे ऐसे, मतलब इतना बड़ा पेज है, बहुत खूबसूरत। तुम आज जाकर गूगल करना ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल, तुमको गूगल पे फोटो मिलेगा। नहीं यहाँ क्यों दिखाएं, तुमको मिलेगा। तुम उसमें देखो कितना शानदार, उसमें पता है उसमें ये भी दिखाया गया है
कि फंडामेंटल राइट के ऊपर लिखा, पता क्या क्या दिखाया गया है? फंडामेंटल राइट जहां पे शुरू हो रहा है उसके ऊपर बड़ा शानदार सा चित्र बनाया गया है कि कृष्ण भगवान जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और ये था फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है जैसे लिखा गया है, और हैंड राइटिंग इतना सुंदर है। किसका हैंड राइटिंग पता है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उसको उनको वही जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइपिंग वाला नहीं है, उनको हाथ से एक एक वर्ड लिखा गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आ रहा बात समझ में? प्रेम बिहारी नारायण, इतना शानदार लिखे हैं ना, तुम लोग देखना, ये सब देखा करो। जब जवाहरलाल नेहरू जब गए ना उनके पास, जब बिहार के थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जब आते हैं बिहार में और पूछते हैं क्या कि बताइए आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल खर्च कितना लगा था? लगा था 19 लाख रुपए, 69,729 रुपीज लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। आ रहा बात समझ में? इतना रुपीज लगा था, ठीक है, इतना रुपीज लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उस समय का 29 लाख रुपए, 19,69,721 रुपीज, 29 रुपीज लगा था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से जब जवाहरलाल नेहरू गए पूछने के लिए कि चचा चलिए लिख दीजिए, तो बोले क्या लिखना है? कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, थोड़ा सा इतिहास में आप भी योगदान दीजिए। तो बोले ठीक है दे देंगे। फिर कहते हैं कि बताइए कितना पैसा लीजिएगा? पैसा नहीं लेंगे, हम देश के लिए हम ऐसे ही काम करेंगे, पैसा 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम हर एक पेज पे अपना नाम लिखेंगे, यानी अपना लिखा हुआ है। यहां पे जाकर देखना पेपर में, यहां गूगल पे PREM, प्रेम, ऐसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रेम। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज पे उनका नाम मिलेगा तुमको। जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे ऐसे कैसे? इतना बड़ा बड़ा दिग्गज BN रॉय और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और इतना बड़ा बड़ा दिग्गज का नाम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे हर एक पेज पे, और आपका नाम कैसे होगा? ठीक है नहीं बनाएंगे। फिर तब फिर जाते हैं उनके पास, गांधी जी के पास और सरदार पटेल के पास। तो कह रही वो बहुत जिद्दी आदमी है, वो नहीं मानेंगे, उनका बतवा मान लीजिए आप। चलो ठीक है मान लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू उनका बात माने और उनको बाय रिस्पेक्ट उनको बुलाया गया, और टोटल 6 महीने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी होता है। मतलब हाथ से लिखते हैं 6 महीने कंटिन्यू, एक एक चीज लिखते हैं 6 महीने तक। कहते हैं ना कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मनुस्क्रिप्ट है। मनुस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा गया डॉक्यूमेंट है वो। हाँ मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ जो भी है वो हाथ से लिखा गया है वो। और तुमको एक और बात बताते हैं, हर एक पेज पे जो है इनका नाम लिखा गया है, और सिर्फ इन्हीं का नाम नहीं, ये बोलते हैं कि मेरा नाम तो रहेगा ही रहेगा, और ये हैंड राइटिंग हम अपने पिताजी से सीखे हैं, तो यहाँ पे हम अपने पिता का भी नाम लिखेंगे। तो ऊपर में कहीं कहीं उनके पिता का भी नाम लिखा गया है। ये सब चीज जाकर देखो, जो हमारा गूगल करना जा करके और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन निकालना, उसमें तुमको दिखेगा कि यहाँ पे प्रेम लिखा, जाकर चेक करो तुम सही बोल रहे गलत बोल रहे, चेक करना, ठीक है ना, जाकर के चेक करना तुम लोग। और वो 1 रुपया नहीं लेते हैं वो। और उसमें जो डेकोरेशन किया गया है ना, डेकोरेशन नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। नंदलाल बोस जो डेकोरेट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, नंदलाल बोस। आ रहा बात समझ में? और टोटल जो है ये 14 किलो का था। अभी भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना बड़ा है, जिसमें सभी का सिग्नेचर किया हुआ है ना, टोटल जो है कितना मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे आई थिंक। हाँ 299 मेंबर्स का साइन किया गया है। 299 मेंबर्स थे कहाँ के? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के 299 मेंबर्स का साइन किया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अभी दिखाएंगे, अभी इसमें यार तुम लोग स्टोरी में घुसा देते हो, चलो सुन ही लो। जिसमें हम लोग देखते हैं कि 299 का अभी भी प्रॉपर सिग्नेचर है। भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू से एक बात याद आया, तुमको पता है प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? जब राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहला सिग्नेचर करना था, राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन हुआ क्या कि पंडित नेहरू तेज बनने के चक्कर में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, तो पंडित नेहरू फर्स्ट में अपना सिग्नेचर कर देते हैं, फर्स्ट में। तब जाके ये भी देखो कि सिग्नेचर में जो है ना,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ ऐसे हो जाता है, जैसे जैसे ये है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे खत्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और यहाँ से साइन करना शुरू था, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे साइन करना शुरू था, तो जवाहरलाल नेहरू स्पीड में गया, जा करके यहाँ पे अपना जेल नेहरू साइन कर दिए। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होना था यार, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनते, और वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे, वो परमानेंट चेयरमैन थे ना, परमानेंट चेयरमैन। तो जब राजेंद्र प्रसाद आते तो वो होशियारे थे, वो जो है इनके ऊपर ऐसे टेढ़ा में साइन कर दिए, लिखा हुआ है, जाकर देखो। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, तुम लोग घर जाके कल जाके ढूंढना पहले। अरे अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, रुको ना पहले। अरे ये तो सीखो ना, अभी इसमें हमको सर्च करना पड़ेगा, जाके देखना, ऊपर में टेढ़ा करके मार दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रॉपर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे 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 प्रॉपर 299 मेंबर्स का साइन किया गया है, जो उसमें एम.के. गांधी का भी साइन लिया गया था। आ रहा है बात समझ में? और इस तरीके से हमारा जो है दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, लेंदीएस्ट। अब देखो, तो थोड़ा सा कहानी में घुस गए थे, अब टॉपिक पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था, तो बात ये है कि इंडिया में ब्रिटिशर बोला कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो लेकर आता है क्या, कैबिनेट मिशन लेकर के आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया दिल्ली में, ठीक है, क्या हंस रही हो, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में अभी फिर क्या हुआ कि लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट लिए, इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ये क्या था कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या था कि वैसा असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है ना, तो एक ग्रुप, प्रॉपर ग्रुप बनाया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल ग्रुप बनाया गया इस तरीके से, ठीक है, ऐसा ग्रुप बनाया गया, और ये पूरा ग्रुप जो है मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाता, ठीक है। इसी असेंबली को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ग्रुप दैट मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन होता है 1946 के जुलाई में, और फर्स्ट मीटिंग जो है, अच्छा आ जाओ फर्स्ट मीटिंग के तौर पर बताते हैं, और बताएं, देखो फर्स्ट मीटिंग होता है कब, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है। ये जो होता है दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होता है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होता है, सेंट्रल हॉल में होता है। और बता दें, ये जो है 11 AM पे मीटिंग शुरू हुआ था। ये पता है क्यों बता रहे हैं, ताकि तुम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आए, ठीक है। अब तुम सोचो कि ये सब हम लोग, यार हमारे लोग थे, वो इतने ग्रेट लोग थे, इतने ग्रेट, उनके बारे में तो पता होना चाहिए यार। ये सब चीज सिर्फ रटो मत। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखो कि 11 बजे 9 दिसंबर को मीटिंग चालू होता है 1946 में, 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे लिखा हुआ है प्रॉपर, नहीं 11 AM में सेंट्रल हॉल में मीटिंग शुरू होता है। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि टेम्पररी चेयरमैन बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये भी एक चीज बता दें, एक चीज और बताएं, हमको मजा आ रहा है बताने में, क्योंकि तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टेड हो सुनने में। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये टेम्पररी चेयरमैन थे। और बताते हैं, देखो, और अगर इसमें हम लोग बात करें कि सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में खड़ा होकर के स्पीकर कौन बना था पता है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुलाया था कि आइए और आप जो है चेयर मतलब चेयर पे बैठिए, सबसे अव्वल रैंक ऊपर, मतलब तुम देखो ना, ऐसे जाकर गूगल पे सर्च करना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो चेयरमैन का पद जो है ऊपर था और बाकी सब नीचे ऐसे बैठा हुआ था। तो सबसे पहले जेबी कृपलानी जो है, वो जो है माइक पकड़ते हैं और सबसे पहले वो इनवाइट करते हैं किनको, सच्चिदानंद सिन्हा को इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि आइए और आकर के भार संभालिए। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को ऐसे ही बना दिया गया था क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे वो, ठीक है ना, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे। एनीवेज चलो आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, जब 1946 में पहला मीटिंग होता है और बाद में जो है पार्टीशन के बाद जो है असेंबली डिवाइड हो जाता है और फाइनली जो है ऐसे, हाँ है ना, 299 मेंबर्स असेंबली में बच जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और फाइनली जो है ये जो है इफेक्ट में आता है कब, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बता दें,
2 साल, 2 years, 11 मंथ और 18 डेज लगे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? आ जाओ। वाई एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों किए, है ना? देखो, इवन आफ्टर 70+ ईयर इट स्टिल रिस्पेक्टेड, बिकॉज 70 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी देखो, इट रिफ्लेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ, इसका मतलब एग्रीमेंट होता है ऑफ इट्स टाइम, मतलब उस टाइम के जो पीपल के जो थॉट थे अभी तक रिप्रेजेंट करते हैं। और हम अभी बताते हैं, अभी कितना भी जज और कितना भी लॉयर, कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पानी पानी कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, वेट, पानी पी लेते हैं ना। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कितना भी जज और कितना भी लॉयर्स, कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो गए, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अभी भी 100% कोई मतलब समझ नहीं पाया है। 100% कोई भी अभी लॉयर जज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाए हैं। ऐसा खूबसूरती हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सोचो ना, उस टाइम पे जो लीडर थे, इतना ब्रिलियंट लीडर थे, मतलब इतना ब्रिलियंट कि मतलब देखो अभी तक 75 हम लोग बनाए ना इंडिपेंडेंस डे, 79th बनाए हैं, अच्छा सॉरी 79th, ठीक है, जो भी है यार देख लेना 79, हाँ जो भी है। तो अभी तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई उंगली नहीं उठा पाया है। आ रहा है बात समझ में? ये देखो, इट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिखाता है कि वो लोग क्या सोचें। 2 साल, इतना बार 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन का रीडिंग किए, है ना? जो दूसरा रीडिंग था वो सबसे लॉन्गेस्ट रीडिंग माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इतना सारा कुछ हुआ और फिर जाकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, और नो मेजर ग्रुप और पार्टी हैज एवर रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ज्यादा हमारे यहाँ वेराइटीज है, सोचो इंडिया में कितना वेराइटीज है, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। ये खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। B.R. अंबेडकर 30 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ड्राफ्टिंग चेयरमैन बनते हैं। वो जो है खुद हरिजन कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन कहीं भी भेदभाव का एक सिकंजा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं छोड़े। ऐसा नहीं ना है कि माइनॉरिटी को एकदम ऊपर कर दिए और मेजोरिटी को बिल्कुल नीचे कर दिए, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। वो बैलेंस करने का काम क्यों दिखाता है। अभी का नेता में तो घोंचू है सब, एक रत्ती भर का उन लोग के पास नॉलेज नहीं है, एक रत्ती भर का नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ का नेता देखो, जवाहरलाल नेहरू ग्रेट लॉयर, सरदार पटेल ग्रेट लॉयर, B.R. अंबेडकर का तो कहना ही क्या, पंडित ये M.K. गांधी, B.N. रॉय एक ऐसे आदमी थे, B.N. रॉय ये ऐसे आदमी थे ना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बना दिए थे B.N. रॉय। जब डॉक्टर B.R. अंबेडकर से पूछा गया तो बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भाई B.N. रॉय का योगदान है। ये एडवाइजर थे उस टाइम के, ये IAS ऑफिसर थे, IAS, ब्रिलियंट इंसान। मतलब म्यांमार, ये है ना, देखो और बताते हैं, म्यांमार अभी बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे B.N. रॉय ही बनाए हैं। बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे B.N. लेकिन दिक्कत ये है कि बर्मा, दिक्कत ये है कि हम लोग इन लोग के बारे में जानते ही नहीं। हम लोग बस किताब में जो लिखा हुआ है रटते चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने दो चीजों को, है ना, अंदर जाने दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हम लोगों के लिए वो हो रहा था, बना रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे कैसे लीडर्स का सोच था। तुम देखो, खुद इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद भी डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टमैन थे, लेकिन फिर भी जो है कहीं भी भेदभाव का एक सिकंजा नहीं छूटने दिए। सोचो कितना ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और कितने ग्रेट लीडर्स थे उस टाइम के। अभी के लीडर्स नो वी फेल, चलो इस पे मुद्दा मत उखाड़ो, ठीक है। अभी के लीडर्स, लेकिन चलो अगर हम लोग बात करें कि क्या लीडर्स पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, तो ये बात नहीं, ये बात कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि क्या नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या लगता है कि जो आदमी लोग इतना सोच सकता है वो बेसिक सा बात नहीं सोचेगा?
सोचो, एक क्वालिफिकेशन नहीं रखता जी कि इतना क्वालिफिकेशन है इसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, रखता ना। जो इंसान 299 जो पर्सन थे, ये सारे मिलकर के जब ये इतना कुछ लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते थे कि जो भी नेता होंगे उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होगा। लिख सकते थे कि नहीं? हम लोग जैसे लोग जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो अभी अभी जस्ट पढ़ना लिखना समझना शुरू किए हैं, जब उनके दिमाग में आ रहा है कि नेतमन अनपढ़ है यार, उनको मतलब कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो क्या सोचो कि उतना ग्रेट माइंड जो हम लोग के यहाँ आया, लिखे, मतलब वो लोग के माइंड में नहीं आया होगा। थोड़ा सोचना इस बात को, ठीक है ना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नेता का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका एक रीजन है जो कि बाद में बताएंगे। आ जाओ यहाँ पे। अगर बात करें क्या कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, तो मेंबर इलेक्टेड मेनली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बाय 1937 में जो लेजिस्लेचर था, उसी में जो भी मेंबर्स थे, उसमें ज्यादातर मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स बने, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे रिलीजन को, सारे लैंग्वेज को, कास्ट को, हर एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोस्टली डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ये तो बात है भाई, ये तो बात है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम तुमको क्या बताएं इसका दर्द, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ज्यादातर मेंबर्स थे वो थे कौन? कांग्रेस के लोग। पता है कितने मेंबर थे? पता है 213 मेंबर थे। 213 थे ना, 203 या 213 मेंबर थे, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ में? मेंबर्स डिबेट किए, आर्ग्यू किए और जो है साथ में काम किए, और काम करने के बाद जो है बहुत ही शानदार सा चीज बनाए जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगर बात करें कि वो लोग कैसे साथ में काम कर रहे थे, तो वो लोग जो है सिस्टमेटिक वर्क कर रहे थे एग्रीमेंट बेसिस पे। स्टेप 1 क्या था कि वो जो है एक प्रिंसिपल को डिसाइड करेंगे, फिर ड्राफ्ट करेंगे, मतलब ड्राफ्ट समझ में आ रहा है ना क्या होता है? ड्राफ्ट तैयार करना, प्रॉपर ब्लूप्रिंट। चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर उस पर जो है डिस्कशन करेंगे और उसमें जो है क्लॉजेस बाय क्लॉजेस ऐड करेंगे, जैसे है ना उसमें 398 आर्टिकल्स है, 95 आर्टिकल्स है ना, क्लोजेस बाय क्लोजेस ऐड कर देंगे। और इसमें बोले कि मोर देन 2000 अमेंडमेंट जो है कंसीडर किया गया। मेंबर जो है 140 दिन जो है 114 डेज, जिसको कह सकते हैं करीबन 3 साल के आसपास आपस में डिबेट करते हैं। एवरी वर्ड स्पोकन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो भी वर्ड बोला गया है सबको अभी भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है उसका। पब्लिश इन 12 बल्कि वॉल्यूम्स, 12 को बल्कि वॉल्यूम्स के द्वारा पब्लिश किया गया। These debate are used even today understand the meaning of constitution। और ये जो डिबेट हुआ उस टाइम पे 299 मेंबर्स के द्वारा अभी भी उसका वैल्यू समझा जाता है, मतलब सुना जाता है, ताकि समझा जा सके कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स का क्या थॉट था और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हम लोग और बेहतर रूप से समझ सकते हैं। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल। अब आगे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो इंपॉर्टेंट लीडर्स। अब देखो ये जो है हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। दिखाना बुक। देखो ये सब लीडर्स जो है ना, ये हम बस थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिख दिए हैं। ये लोग ये सब जो भी लीडर्स हैं इनके बारे में खुद से लिख लेना बुक में, ठीक है। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रेसिडेंट थे असेंबली। हाँ 100% आता है एग्जाम में, तभी तो बोल रहे हैं कि लिख लेना, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का टाइम पीरियड लिखा गया, बिहार में जन्मे थे ये लॉयर थे और ये जो है चंपारण सत्याग्रह में सबसे ज्यादा रोल प्ले किए थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये जो है इसको थोड़ा सा बुक से खुद से लिख लेना है, हम शॉर्ट फॉर्म में बस यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। ध्यान दो। अरे कितना है ही इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है ना। पकड़ो कैच। अब देखो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद और टीटी। ये देखो तो उसमें टीटी कृष्णमाचारी लिखा हुआ है। देखो तो टीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं, टीटी या वीटी लिखा हुआ है, देखो जरा। हाँ ठीक है। फिर टीटी कृष्णमाचारी जो है, जयपाल सिंह, S.C. मुखर्जी, ये लोग जो हैं अलग अलग जो है कमिटीज के क्या थे, मेंबर थे, चेयरपर्सन थे,
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसको प्रॉपर ध्यान में रखना है, ठीक है। अरे ओ बस यहीं तक, ठीक है, यहीं तक। हाँ अभी है, अभी 2 टॉपिक और है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग क्या करेंगे, यहां तक इसको कवर करेंगे। अब इससे ज्यादा पढ़ लिए तो फिर उल्टी कर दोगे, है ना। देखो ये नेल्सन मंडेला पर है, इनके बारे में देखें, फिर हम लोग क्या देखें, है ना। हाँ 14 लोग है ना, हाँ ठीक है, उनके बारे में लिख लेना, ठीक है, 2 छूट गया होगा। 3 एपार्थाइड सिस्टम के बारे में देखें हम लोग, ये देखें, फिर ये सब देखें, स्ट्रगल कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना साउथ अफ्रीका का, नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं, ये देखो, ये सब हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, एग्जाम्पल्स, फिर बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एडवांटेजेस क्या रहा, जब ब्रिटिश रूल आया तो उसका क्या एडवांटेज रहा, हम लोग को पता है कि पहले से दिमाग में सेट था कि डेमोक्रेसी करना है, तो मूवमेंट के थ्रू हम लोग ये सोच कहीं ना कहीं डेवलप करते चले गए। फिर यहाँ पे बहुत शानदार शानदार सा चीज हम लोग देखें जो किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ तुम लोग को पता है, ठीक है ना, कि प्रेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जाकर देखना ये सब, ठीक है ना, गूगल पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में प्रेम लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वाई एक्सेप्ट दिस, ये सब, ये और फिर ये, और यहां तक तुम लोग प्रॉपर अच्छे से करो। 2-3 टॉपिक और बाकी है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक पहले जाओ और ईच एंड एवरी पॉइंट को पहले इससे नोट करो, रिवाइज करो, फिर बुक से रिवाइज करना है, ठीक है।